GSV Rao sir writes neck, shoulders and back pain, how to get relieved or cured? Neck, shoulder and back pain, that means the upper part of your body. So in short, मैं आपको थोड़ा short में बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें. Upper part of the body represents something called as the kapha paksha of your body. नीचे का पार्ट वात होता है, मिडिल पार्ट पित्त होता है, ऊपर का पार्ट कफ होता है. अगर कफ बिगड़ेगा तो फिर आपके नेक, शोल्डर्स, इन सब एरियाज में प्रॉब्लम आ सकती है. नाउ इट इज अ वेरी सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन. दिस इज नॉट द होल फैक्ट. ये पूरी सच्चाई नहीं है. तो और दूसरे तरीके से कैसे इसको समझ सकते हैं? व्हाई पेन हैपेंस, दर्द क्यों होते हैं? सो पेन हैपेंस ड्यू टू इन्फ्लेमेशन. कहीं पे भी जलने की प्रवृत्ति होगी ना, ज्वलनशीलता होगी, तो ज्वलनशीलता की वजह से पेन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, गैप से पेन नहीं होता. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था कि वो करने से ना थोड़ी देर तक दर्द होता है, घुटने में दर्द. नहीं, एक्शन से दर्द नहीं होता, गैप से दर्द नहीं होता. हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो जाएं तब भी दर्द नहीं होगा. वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा तब दर्द होगा. तो इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है? व्हाई इन्फ्लेमेशन इज हैपनिंग? इन्फ्लेमेशन किस वजह से, जलन किस वजह से हो सकता है? आप अपने शरीर पे कोई भी एसिडिक चीज लगा लो तो जलन होगा ना. स्किन पे कोई भी एसिडिक चीज लगा लो तो जलन होगा ना. खरोंच आएगी तो भी जलन होगी. स्कारिंग एज वेल एज सम काइंड ऑफ एन एसिडिक एनवायरमेंट. स्कार होगा या एसिडिक एनवायरमेंट होगा तो जलन. अगर उस पर घी लगा लेंगे तो कम हो जाता है. If you just put ghee there, suddenly your inflammation will come down. Now externally you can do that, but internally how it is to be done? Because pain happens due to inflammation, and if you have inflammation around your neck region, वो अंदर से उस inflammation को कैसे कम करेंगे? So where does inflammation start from? उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है लिवर से. लिवर से. द मोमेंट यू ईट अ केमिकल पिल, दवाई खाते हैं ना, बचपन से कितनी दवाई खाई है आपने? हाउ मेनी मेडिसिन यू हैव टेकन इन? तो ये केमिकल बॉम्ब है, वो डालते हैं तो आपके लिवर पे असर होता है, इन्फ्लेमेशन. सो लिवर पे इन्फ्लेमेशन होगा, आपका डाइजेशन इश्यू आएगा, मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आ जाएगी. और मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आएगी, टॉक्सिन ज्यादा बने, वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा आपके शरीर. वो वेस्ट प्रोडक्ट जो आपके शरीर में बनता है ना, तो पूरे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो इन्फ्लेमेशन आएगा. जो आपका वीक रीजन है बॉडी का, वहां पे ज्यादा होगा, वहां पे ये ज्यादा दिखेगा. तो शरीर कैसे इसको हैंडल करता है? वो भी फैट बढ़ा देता है, लिवर में फैट बढ़ा देता है. इसे फैटी लिवर कहते हैं. फैटी लिवर बहुत बढ़ रहा है ना. दूसरी चीज क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देता है. उससे आपके कॉर्टिसोल यानी एंटी स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस को रिलीव करने का हार्मोन बनता है. इन्फ्लेमेशन कम होता है बॉडी में, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा के इन्फ्लेमेशन कम करने की कोशिश कर रहा है. मेटाबॉलिज्म को थोड़ा कम कर देगा, वीक कर देगा. मेटाबॉलिज्म करता है, लिवर पे तो इन्फ्लेमेशन है, तो मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहेगा. तो दो बीमारियां आएगी, डायबिटीज होगा, थायराइड का इश्यू होगा. हो रहा है ना आजकल. फिर इम्यूनिटी का इश्यू होगा. दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं कि केमिकल बॉम्ब डालते ही सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आपके पेट में जाता ही पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो मर जाते हैं, जो कि डाइजेस्ट करते हैं चीजों को. तो इनडाइजेशन, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, ये बहुत कॉमन हो गया आजकल. इन्फ्लेमेशन आपके पेट से शुरुआत होके लिवर में इन्फ्लेमेशन, और मेटाबॉलिज्म वीक होने के कारण बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा बन जाने, तो पेन होता है. ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया. आपको मालूम है ना, गर्म हो गया हमारा एनवायरनमेंट, CO2 बहुत ज्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इसको. गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा. तो आप एनवायरनमेंट बदल दिया तो आपके बॉडी में पेन फैक्टर बढ़ेगा. आप कोई भी चीज जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो खाते हैं तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन आता है, क्योंकि लिवर को समझ में आता है कि वो मेरा खाना नहीं. इसीलिए पेन फैक्टर्स केवल ओल्ड एज में ही नहीं बढ़ रहा, बच्चों को पेन हो रहे हैं.
इम्यून डिसऑर्डर, और आपके शरीर आपको बचाने की कोशिश करता है तो इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, फिर कम करता, फिर बढ़ा देता, फिर कम करता। उसको समझ में नहीं आता कि ये इतना बॉम्बार्डिंग क्यों कर रहे हैं मेरे ऊपर, इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। एसिडिक एनवायरनमेंट आपके शरीर के अंदर बन गया तो फिर कैंसर होगा, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अलग अलग तरीके के, और एंड रिजल्ट इसका कैंसर। और कैंसर 12% के रेट से हर साल बढ़ रहा है। तो हमने एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया है जिसमें इन्फ्लेमेशन बहुत कॉमन चीज है। एसिडिक एनवायरनमेंट हमारे बॉडी में बन गया, पेन फैक्टर्स बढ़ गए। अब दूसरी बात, सेकंड चीज, कुछ लोगों को बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आने में टाइम लगता है। रेड लाइट पे खड़े बच्चे हैं ना, वो धूप में बारिश में कूदते रहते हैं मगर उनको सर्दी जुकाम नहीं होता। मगर हमारे बच्चे घर में प्रोटेक्टेड रहते हैं और जैसे ही बाहर जाते हैं बारिश होगी तो सर्दी जुकाम। तो कुछ लोगों को का रेजिलियंस यानी उनका बॉडी का स्ट्रेंथ अच्छा होता है डिजीज को रोकने का, और कुछ लोगों का नहीं होता। तो इस वक्त जरूरी क्या, आपको बचा कौन पाएगा। वातावरण तो नहीं बदल सकते, खान पान नहीं बदल सकते, जमीन नहीं बदल सकते, दवाइयां आप ले ही रहे हैं, आदत इतनी हो गई है एकदम से नहीं रोक सकते। तो किसको स्ट्रांग करना है। प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि कोई फैक्टर आपके शरीर का कमजोर हो गया, कोई चीज कमजोर हो गई आपके शरीर में, प्रॉब्लम तभी आई। आपको ठीक कौन करता है, कोई भी दवाई आपको ठीक करती है क्या, कोई भी दवाई ठीक नहीं करती। आप एक काम कीजिए, जैसे मैंने बताया ना, आपके शरीर में खरोंच लगा लीजिए, दवाई नहीं खाना, देखो ठीक होगा कि नहीं होगा। ठीक होगा, आपका शरीर ठीक करता है। तो हील कौन करता है, आपकी बॉडी हील करती है। कोई भी दवाई हील नहीं करता। अच्छा भोजन ले लेंगे तब भी भोजन हील नहीं कर, फूड डजंट हील यू, योर बॉडी अल्टीमेटली हील्स। तो उसका हीलिंग स्ट्रेंथ कमजोर है, गैप आ गए जॉइंट में, रीजनरेशन नहीं हो पा रहा ठीक से, पेन आ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर है। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, आपको अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। दवाई खा के इन्फ्लेमेशन आता है, फिर दवाई खा के इन्फ्लेमेशन को आप ठीक करना चाहते हैं, ये बेवकूफी वाली बात है, ऐसा नहीं होता। तो आपके अपने शरीर के हीलिंग फैक्टर को बढ़ाना होगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। आपके शरीर में 6 बेसिक स्ट्रेंथ होते हैं, 6 बेसिक स्ट्रेंथ होते हैं। देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, इस तरीके से हमने नाम दिया। आपको ट्रेनिंग नहीं दी गई है इसमें, इसलिए आप लोग नहीं समझ पाएंगे इसको। मगर ये 6 बेसिक स्ट्रेंथ होते हैं जो आपकी बॉडी को ठीक करते हैं। वो किसी ना किसी वजह से कमजोर होते गए, और आज ऐसा है कि आपके बॉडी का सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी कम हो गई है, अपने आप को ठीक करने की कैपेसिटी कम हो गई। इन्फ्लेमेशन आ गया और ठीक करने, इम्यूनिटी डाउन हो गई है और ठीक करने की, बैलेंस करने की भी कैपेसिटी कम हो गई। तो अगर आपके शरीर में कुछ लूज कर दिया आपने, तो काम कहां करना पड़ेगा, आपके शरीर पे काम करना। अगर दवाई के साइड इफेक्ट से बचना भी है तो भी अगर आपका बॉडी स्ट्रांग होगा, झेल पाएगा, तभी तो उसको झेल पाएगा, नहीं तो वो तो क्रैश हो जाएगा। अगर आपको बीमारी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, हाइपोथायराइडिज्म है या थायराइड का इशू है, तो वो प्रॉब्लम आपके शरीर को कितनी जल्दी नुकसान करेगी, डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का बैलेंस या उसका रेजिलियंस, झेलने की क्षमता कितनी है। तो पहले तो उसकी झेलने की क्षमता बढ़ाएं, इसे कहते हैं बैलेंस। दूसरा उसका स्ट्रेंथ बढ़ाएं, और तीसरा उसका रिदम बढ़ाएं। रिदम आपका, आपके शरीर का हीलिंग पावर है। अगर आपका शरीर के फंक्शन लय में होते हैं, एक रिदम में होते हैं, आपका माइंड एक रिदम में होता है, तो आपकी हीलिंग अच्छी होती है। आपका मन अगर बहुत खुश होता है तो आप बहुत जल्दी ठीक होते हैं किसी चीज से। अगर आप स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो आपका शरीर ठीक नहीं होता है। रादर एक बीमारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसा चलता है। और मल्टीपल इश्यूज में आप लोग देख रहे होंगे आपकी लाइफ में, आपने बचपन से लेके अभी तक कितनी दवाइयां खाई। शायद आपने कहीं ये सपना देखा होगा कि दवाइयों से हेल्दी होता है इंसान। तो इतनी प्रॉब्लम तो आज के टाइम पे है, 100 साल पहले इतनी प्रॉब्लम होती थी क्या। आप अपने दादा दादी, नाना नानी को याद करें और उनको अपने आप से कंपेयर करें सेम एज में।
तो देखेंगे उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी थी, उनका शरीर बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ज्यादा काम कर पाते थे, वो ज्यादा गुनगुनाते थे, वो लोकगीत गाते थे, वो खुश रहते थे। और आज हमारे साथ में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमेजिन किया था कि दवाई खा के हम सुपरमैन बन जाएंगे और सुपर वुमेन बन जाएंगे, उसके बजाय दवाई खा खा के पिछले 50 सालों में हम बीमारी का भंडार बन गए। हर एक बीमारी बढ़ रही है। कोई एक बीमारी बता दीजिए जो कम होगी। डायबिटीज बढ़ रहा है, पेन फैक्टर जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस करता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं, बहुत तरीके के होते हैं, हाशिमोतो, पैनक्रियाटाइटिस, कैंसर, बहुत तरीके के होते हैं। ये सारी चीजें बढ़ रही। थायराइड बढ़ रहा है, थायराइड इश्यू बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। 100 साल पहले कोई भी हार्ट अटैक से नहीं मरता था, या कम से कम हार्ट डिजीज नहीं होता था उसको। ब्लड 100 साल पहले किसी को डायबिटीज नहीं थी, आज एपिडेमिक हो गया। तो ये जो आपने सोचा था कि केमिकल बॉम्बार्डिंग करते करके अपने शरीर को हम सुपरमैन बना देंगे, ये एक छलावा था। और कहीं ना कहीं आपको आंख खोलनी पड़ेगी, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे, 2-2, 3-3 साल के बच्चे इंसुलिन ले रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ रहा है उनको। एडीएचडी तो 60% बच्चों में है। अर्ली इश्यूज जैसे थायराइड के इश्यू 12-13 साल की लड़कियों में शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुअल इश्यू, प्यूबर्टी रिलेटेड इश्यू, कंसेप्शन इश्यू, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यू बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आंखें कभी तो खोलना पड़ेगा। तो पहली बात, हम आपको कुछ और नहीं बोल रहे, हम आपको कह रहे हैं कि आपका शरीर आपको ठीक करता है, हम उसी को स्ट्रेंथ देंगे कि वो आपको ठीक कर दे। और ये काम सबसे जरूरी है। बाकी आप काम कई चीजें नहीं कर पाएंगे। आप ऐसी साइकी बन गई है, सोशल साइकोलॉजी ऐसी बन गई है कि आप हट नहीं सकते। आपने खाएंगे दवाई तो आपके घर वाले आपको जबरदस्ती खिला देंगे, आपके डॉक्टर्स खिला देंगे, आपकी गवर्नमेंट आप पे इंपोज कर देंगे कि वैक्सीन लगाना ही लगाना, नहीं तो आप तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, दूसरे देश में नहीं जा सकते। तो वो तो आप नहीं, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज तो है आपके हाथ में, कि इतनी खतरनाक जो इकोसिस्टम हमने डेवलप कर दिया इंसान को मारने का, तो आप कम से कम झेलने की क्षमता ज्यादा हो, ताकि उससे नुकसान कम हो। नुकसान तो होगा ही सबका, लेकिन कम नुकसान किसका होगा? जिसका बॉडी झेल सकता है, स्ट्रांग होगा। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 84 फैक्टर्स हैं आपके बॉडी में, स्ट्रेंथ्स हैं आपके बॉडी के। 8 शरीर पे बात कर रहे हैं, अष्टांग चिकित्सा हम क्या कर रहे हैं, 8 लेवल्स ऑफ बॉडी पे बात हम काम कर रहे हैं। तो हर एक लेवल पे अगर आप काम करेंगे, तब जाके आपको सोल्यूशन मिलता है, किसी एक चीज से सोल्यूशन नहीं मिलता। एग्जाम्पल, आपका लिवर आपके हार्ट के बगैर काम नहीं करता, आपकी किडनी आपके लिवर के बगैर काम नहीं करती, आपका लंग्स आपकी किडनी के बगैर काम नहीं करेगा। तो अगर आप इसे अलग अलग देखेंगे, तब आपको समझ में नहीं आएगा कि सोल्यूशन क्या। तब आप एक ही सोल्यूशन पे निकलेंगे, किडनी खराब हुई किडनी बदल दो, हार्ट खराब हुआ हार्ट बदल दो, घुटने खराब हुए घुटने बदल दो, रीढ़ की हड्डी में कुछ खराब हुआ उसमें रॉड लगा दो। क्योंकि हमें ये लाइफ, ये शरीर काम कैसे करता है ये मालूम ही नहीं, लेकिन ये शरीर खुद को ठीक करता है। इस शरीर ने अपने आप को लाखों सालों से बचाया है, केवल परेशानी आज के टाइम पे आ रही है। तो हमें वो फैक्टर्स सारे ही शरीर पे एक साथ काम करना, ये इंटीग्रेटेड वर्क जब तक नहीं होगा बॉडी पे, तब तक इसको आप ना तो ठीक कर पाएंगे और ना अपनी लाइफ को ठीक कर पाएंगे। जरूरी ये है कि आप बाकी कुछ भी करें, अगर आप अपने शरीर की तरफ में, मैं आपके शरीर की तरफ से वकालत कर रहा हूं, बस इसकी तरफ से कोई वकालत नहीं करता। प्रॉब्लम यह है कि जब ये फीवर बढ़ा के कोरोना वायरस को मारना चाहता है, तो पैरासिटामोल खाके इसको कम कर देते हैं। ये पेन दिखा के आपको इंडिकेट करना चाहता है कि ये प्रॉब्लम है, तो आप पेन को ही खत्म करते हो, आप रेड लाइट को ही क्रैश कर देते हो, तोड़ देते हो। ये तो तरीका है आज के हीलिंग, मतलब जो जिसे हम कहते हैं कि थेरेपीज का। तो मैं आपके शरीर की तरफ से आपको वकालत कर रहा हूं कि ये आज अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन जीनोम डिस्टेबलाइज हो गया है। इसीलिए हम ठीक से बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे, हेल्दी बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे, और आगे चल के ये बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो आज जरूरत इस बात की है कि आप अपने शरीर को सपोर्ट करें, और ये मैजिक क्रिएट कर सकता है।
कोई दवाई मैजिकल पिल नहीं है, मगर आपका शरीर मैजिक है। इसको आप सपोर्ट करेंगे, ये किसी भी प्रॉब्लम से निकाल देगा। टाइम लगेगा, मगर आपके पास में ऑप्शन क्या है? अगर आप 3 साल में सारी प्रॉब्लम से निकल जाए तो इज इट अ बैड डील? एक्चुअली देयर इज नो अदर ऑप्शन. So if you work upon your body only, then it will be able to survive itself. Otherwise crashes तो आने ही है, सबको आ ही रहे हैं, सबको मालूम ही. So I'm giving you the fundamentals of what is needed. Next question. Shireen Pauri ma'am writes, is there a cure for neuropathy due to SLE lupus? Is there a cure to for what neuropathy? Okay, neuropathy. okay. हाँ ठीक है. What does neuropathy mean? देखिए, आप लोग चीजों को ना बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर समझेंगे ना और अपने से रिलेट करेंगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. आप लोग खुद ही समझदार इतने हो, मैं केवल आपको डायरेक्शन देता हूं. राइट? कैन न्यूरो रीजनरेशन, यू आर टॉकिंग अबाउट, क्या न्यूरो नर्वस सिस्टम का रीजनरेशन हो सकता है? यू आर टॉकिंग अबाउट दिस. सवाल क्या है? क्या न्यूरोपैथी ठीक हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं ना? दरअसल आप पूछ क्या रहे हैं, क्या नर्वस सिस्टम का रीजनरेशन हो सकता है? आप बेसिकली ये पूछ रहे हैं नर्व्स का रीजनरेशन हो सकता है, आप बेसिकली ये पूछ. तो मेडिकल साइंस इसको पहले मना करती थी. उसके बाद में आज के टाइम पे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि न्यूरो इलास्टिसिटी या फिर नर्वस रीजनरेशन हो सकता है, मगर जितनी आप दवाइयां खाएंगे उतना ही डिजेनरेशन हो जाता है. तो रीजनरेशन कैसे होता है? हमारे पास तो एग्जांपल है, हमारे पास तो टेस्टिमोनियल है. अच्छा, पैरालिसिस में क्या होता है? नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है ना. तो मैं आपको मिला सकता हूं ऐसे लोगों से जिनको पैरालिसिस था और उनका 95% सेंसेशन वापस आ गया. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? न्यूरो रीजनरेशन हुआ. न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल रीजनरेशन क्या हो सकता है? 100% हो सकता है. एक काम करें, मसल रीजनरेशन में आपको एग्जांपल देके बताता हूं. यू कैन डू एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ. ठीक है ना? कोई देखिए, ये साइंस जिसे कहते हैं ना, ये साइंस ना हमारा खून है, इंडियंस का खून है. इसको फिरंगी चुरा चुरा के ले गए और फिर वो साइंस क्लेम कर रहे हैं, मगर उन्होंने तो दुनिया बर्बाद कर दी है इतने दिनों में. तो साइंस इंडियंस समझते हैं. अब आपको मैं साइंस बता रहा हूं. एक 2 लीटर का वाटर बॉटल ले लो, उसको राइट हैंड में पकड़ो और ऐसे ऐसे करके जैसे डंबल करते हैं ना, उठाओ थोड़ा, 100 बार. एवरी डे डू इट. आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स, क्या आपके थोड़े मसल बन जाएंगे राइट हैंड के? हाँ जी, बन जाएंगे. सारे बॉडी बिल्डर यही काम कर रहे हैं. आपके मसल थोड़े बढ़ जाएंगे. हमने मसल रीजनरेशन कर दिया. कैसे किया? लेकिन वाटर बॉटल उठा के किया? नहीं नहीं, और थोड़ा पीछे जाएं, साइंस देखें, उसके पीछे जाएं. वाटर बॉटल उठाने के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया? हाउ डिड यू लिफ्ट अ वेट? आपको सांस रोकना पड़ता है कोई वेट उठाने के लिए. तो आपने सांस को रोका और वाटर बॉटल ने उस सांस रोकने के ट्रिगर को आपके राइट हैंड की तरफ में डायरेक्शन दे दिया. तो राइट हैंड में मसल डेवलप हुए, लेफ्ट में नहीं हुए. वाटर बॉटल तो केवल एक डायरेक्शन देने का तरीका था. बेसिकली आपने सांस रोक के अपने मस्कुलर रीजनरेशन कर दिया. तो नर्वस सिस्टम का रीजनरेशन होता है, मैंने बताया सेंसेशन वापस आ गए तो इसका मतलब नर्वस सिस्टम का रीजनरेशन हो गया. मसल का रीजनरेशन होता है क्या? हाँ जी, मसल का रीजनरेशन होता है. अभी एक्सपेरिमेंट करके आपको बता दिया. क्या आपके बोन का रीजनरेशन होता है? मुझे एक बात बताइए, ऑस्टियोपोरोसिस से कैल्शियम खा के कितने लोगों का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हुआ? गिव मी वन एग्जांपल एटलीस्ट. दुनिया में एक तो दे दो, कोई भी किसी का भी नहीं होता. लेकिन 200% ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ जाता है अगर लॉन्ग टर्म आप कैल्शियम खाओगे तो. प्रॉब्लम कहां है, कहां गलत हम देख रहे हैं? कैल्शियम की कमी के कारण नहीं होता ऑस्टियोपोरोसिस. कैल्शियम आपका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा. एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ कम हो गया आपके बॉडी का, इस वजह से हड्डियों के पास में कैल्शियम नहीं जा रहा. तो वो एब्जॉर्प्शन के स्ट्रेंथ पे कौन काम कर रहा है? तो उसको बढ़ाने के लिए कोई भी नहीं कर रहा. तो आप बाहर से भी कैल्शियम दोगे, एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ अगर कम है तो वो कैल्शियम बॉडी लेगा ही नहीं. तो ये धंधा तो बहुत अच्छा है कैल्शियम बेचने का, फालतू में पैसे दे रहे हो ना आप उसके, लेकिन नुकसान, अपने नुकसान करके. अगर वही चीज आपके बॉडी में कोई और दूसरा नुकसान नहीं करती तो चलो ठीक है, कोई धंधा है, पैसा कमा रहा है, कोई कमाने को अच्छी बात है.
मगर आपके नुकसान पे अगर आप ये काम करते हो तब वो अच्छी बात है। तब ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम कहां गलत देख रहे हैं। तो अपने एब्जॉर्प्शन का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे एब्जॉर्प्शन का स्ट्रेंथ? आप अगर ग्लास में से जूस पीते हैं और सक करते हैं, चूसते हैं उसको, तो जोर लगाते हैं आप जोर लगाते हैं। ये एफर्ट मेकिंग जो मैकेनिज्म है ना, इसी को कुंभक कहते हैं। अगर आपने को बैलेंस में भी लाना है आपने, तो एक्सपेरिमेंट करके देखो। किसी को बोलो कि आपको धक्का दे, आप अपने आप को बैलेंस कैसे करते हैं? आप देखेंगे सांस रोक के बैलेंस करते हैं। आपको याद है वो टाइम जब आपने बड़ा किसी चीज में, किसी किताब पढ़ने में आपका ध्यान लग गया था, या कोई काम करने, कोई पेंटिंग करने में, कुछ बहुत फाइन आर्ट बनाने में आपका ध्यान लग गया, आपकी सांस रुक जाती है। जब आप फोकस करते हैं तो आपकी सांस रुक जाती है। तो आप सांस रोक के फोकस करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको वही बात बता रहा हूं जो आप जानते हैं, मगर उसको सही तरीके से नहीं देख रहे। आप सांस रोक के ही फोकस भी करते हैं। तो वही जो स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म है आपके बॉडी का, चाहे वो किसी का भी स्ट्रेंथ, आप बोलते हैं तो भी पीछे की तरफ में एक ब्रेथ होल्ड चलता है, जिसकी वजह से आप एफर्ट लगा पा रहे हैं बोलने का। यही कुंभक है, बॉडीज ओन स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म। इसी को हम स्पेसिफिकली इस्तेमाल कर रहे हैं। अंदर की तरफ में अगर लिवर कमजोर हो गया, क्या लिवर स्ट्रांग कर सकते हैं आप? मैं आपको तरीका बता देता हूं, स्ट्रेंथ को लगाने का तरीका बता। स्ट्रेंथ को लगाने का तो जो तरीका है ना, वो कुंभक है। अगर आप इनहेलेशन करते हैं, जितना इनहेलेशन करते हैं उतना ही रोक लेते हैं, एफर्ट लगा रहे हैं ना, शिफ्ट कर रहे हैं एफर्ट को, उतना ही रोक लेते हैं, और उसके बाद उसके 4 टाइम्स एक्सेल करते हैं, तो आपके लिवर पे असर डालता है। ये एफर्ट आपके लिवर से लगता है। अगर आप बहुत ज्यादा इनहेल करते हैं, हाँ, उससे आधा रोक लेते हैं, उससे आधा छोड़ देते हैं, तो आपके किडनी पे असर जाता है। तो अगर आप काम करेंगे किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर, तब वो जाके स्ट्रांग होगा। जिस पे काम करेंगे वो स्ट्रांग होगा। राइट हैंड पे आपने काम किया, राइट हैंड स्ट्रांग हो गया। अगर आप लिवर पे काम करेंगे तो लिवर स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप हार्ट पे काम करें तो हार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। और हम इस वक्त में इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया गया इस तरीके से कि ये आपके न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम पे काम करता है। ये हालांकि सभी चीज पे काम करता है। ये आपके हार्ट पे भी काम करेगा, ये आपके लिवर पे भी काम करेगा, ये आपके किडनी पे भी काम करेगा, मगर डायरेक्शनली हमने इसको न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल इश्यूज के लिए रखा है। इवन आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वो भी बैलेंस आउट हो जाएगा। तो अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और स्टिफ हो जाते हैं जॉइंट, तो हमारे पास बहुत केसेस है। लोग न्यूरो प्रॉब्लम लाइक माइस्थीनिया ग्रेविस से निकल के आ गए, लॉक जॉ और वॉइस का इश्यू से निकल के आ गए, फ्रोजन शोल्डर, जहां पे कि आपके शरीर के जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया, ड्रॉप फुट ठीक हो गया। जहां पे आपके जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, आप बैठ के केवल कुंभक कर लो, आप देखेंगे कि उसी समय, कुछ ही समय में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वो जॉइंट सॉफ्ट हो जाएगा। अगर दर्द है तो आप मान के चलिए दर्द इन्फ्लेमेशन से होता है, तो उसको अगर आप करेक्ट कर लेंगे तो दर्द आपके बॉडी के चले जाएंगे।